मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट्स चैप्टर में आज हम टॉपिक ले रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब यहाँ हम कंसीडर कर लेते हैं ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसके पॉइंट P पर, इसके नियर पॉइंट P पर हमें इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो हम देखते हैं कि पॉइंट कंडक्टर का पॉइंट P से जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो है A और पॉइंट P किसी भी लेंथ एलिमेंट, हम एक कंडक्टर, पूरे कंडक्टर के अंदर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं DL लेंथ का। तो ये जो DL लेंथ पर जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ हुआ फ्रॉम द पॉइंट P, उस पोजीशन वेक्टर को कह देते हैं R। O पॉइंट से DL का जो डिस्टेंस है उसे हम कह देते हैं L। हालांकि L की R की हमें फॉर्मूले में कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ डेरिवेशन में हमें ज़रूर पड़ती है, लेकिन फॉर्मूले में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल यू शुड नो कि ये पोजीशन वेक्टर है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी कि फ्रॉम द ओरिजिन या मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है DL का वो L है। अब पॉइंट P ने जो एंगल सबटेंड किया टू द लेंथ एलिमेंट DL ऑन बोथ साइड, तो एक तरफ से हमने उसे φ1 कह दिया और एक तरफ से हमने उसे φ2 कह दिया। ये पॉइंट P पर जो एंगल सबटेंड हुआ था उसकी बात हो रही है। तो अब हम इसका फाइनल एक्सप्रेशन अगर हम लिखना चाहें तो द फाइनल एक्सप्रेशन विल बी μ0/4π I/A। I क्या है? जो करंट इसमें फ्लो कर रहा था। लेट अस रिप्रेजेंट इट विद कैपिटल I, क्योंकि मैंने यहाँ कैपिटल लिख दिया है। एंड A इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द कंडक्टर टू द पॉइंट P। तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, हमें करंट चाहिए था, हमें φ1 φ2 चाहिए था, एंड साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2, ये पूरा एक्सप्रेशन आपका बनता है। डेरिवेशन पार्ट हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो CBSE का पार्ट नहीं है, CBSE में वो सिलेबस में कवर नहीं होता। हालांकि कुछ न्यूमेरिकल्स में हम इन फॉर्मूलों को ज़रूर यूज़ कर लेते हैं, तो आपको सिर्फ इनका एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होंगे। तो मैं भी सिर्फ फॉर्मूला ही ले रही हूँ और फॉर्मूले से ही हम उसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा कंपटीशन में अगर आप क्वेश्चंस करते हैं या कोई न्यूमेरिकल हमारे CBSE में भी आ जाए तो उसमें आपको हेल्प मिल जाए, लेकिन अदरवाइज़ ये डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम बात करते हैं कि फॉर ए कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर आपके पास कंडक्टर हो जिसकी फाइनाइट नहीं बल्कि इनफाइनाइट लेंथ है, तो इनफाइनाइट लेंथ अगर मान लीजिए ये लेंथ जो है एक्सटेंड होती जा रही है, तो यहाँ से जो आप एंगल सबटेंड कर रहे हो उस तरफ वो एंगल कितना हो जाएगा? वो 90 हो जाएगा, क्योंकि तब ये पोजीशन वेक्टर R ऑलमोस्ट इस कंडक्टर वायर के पैरेलल होगा, यानी कहीं पर भी वो उसे टच ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो लेंथ अगर इन्फिनिटी है तो इट विल नॉट बी एबल टू टच इट एंड विल मेक ऑलमोस्ट अ नॉर्मल एंगल। तो हम उसको कहते हैं कि वो एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। दोनों φ1 एंड φ2 इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए 90 हो जाएंगे, और अगर ये 90 हो जाते हैं देन योर फॉर्मूला विल रिमेन एज μ0I/4πA। अच्छा, ये 2 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि आपने जब साइन 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो यू विल गेट अ 2। बट 2 अगर आप लाते हैं, मैं लिखते हैं यहाँ पे, चलिए 2 लाते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। सो यू आर लेफ्ट विद μ0I/2πA। ये केस हो गया। अब दोनों ही केसेस में, चाहे यहाँ हो या यहाँ हो, हमने देख लिया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली रिलेटेड है A से, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ उसका एक इन्वर्स रिलेशनशिप है। और इसी ग्राफ को अगर हम प्लॉट करना चाहें विद द डिस्टेंस, तो मैंने यहाँ ग्राफ दिखाया है डिस्टेंस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, द ग्राफ विल कम इन दिस शेप। सो इस ग्राफ के बाद एक और केस देख लेते हैं। इफ द कंडक्टर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ बट द पॉइंट P लाइज नियर वन एंड। तो अब अगर हम मान लें कि पॉइंट P जो है वो, ये कंडक्टर तो इनफाइनाइट लेंथ का है लेकिन पॉइंट P किसी एक एंड के क्लोजर है, तो जिस एंड के, मान लीजिए ये इस एंड के यहाँ पर होता पॉइंट P, तो ये तो एंगल बन रहा होता 0, जबकि दूसरी साइड वाला एंगल हो जाता 90। तो इस केस में क्या होगा? एक साइड का एंगल 0 है और दूसरी साइड का एंगल आपका 90 हो जाएगा, कि अगर वो पॉइंट P जो है नियर वन एंड हो तो देन योर मैग्नेटिक फील्ड विल बी μ0I/4πA। यानी यहाँ जो 2 फैक्टर आ गया था वो अब नहीं आ पाएगा, एक ही रहेगा, तो यू विल गेट दिस केस। नेक्स्ट केस देखते हैं। नाउ दिस इज़ द थर्ड एंड द लास्ट केस। और केस क्या है कि द कंडक्टर इज़ ऑफ फाइनाइट लेंथ। अब की बार उसकी लेंथ फाइनाइट है, और फाइनाइट भी कितनी है? लेंथ आपको गिवन है L, एंड द पॉइंट P लाइज ऑन इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और पॉइंट P कहाँ लाई कर रहा है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है। इसका मतलब लेंथ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ऊपर वाला पार्ट भी L/2, नीचे वाला भी L/2, और दोनों तरफ से जो एंगल सबटेंड हो रहा है कॉर्नर वाले लेंथ एलिमेंट पर, यहाँ पर अगर कोई लेंथ होती है या एंड पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो कितना है? फाई है, दोनों इक्वल है। तो φ1 और φ2 इक्वल हो जाते हैं, और φ1 φ2 के साथ हम यहाँ पे फाई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो हमारी एक्सप्रेशन थी वो थी B = μ0I/4πA
और आता था साइन फाई 1 प्लस फाई 2, लेकिन दोनों जब इक्वल हैं तो आप लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ फाई। लेकिन हमें साइन ऑफ फाई की वैल्यू निकालनी, तो देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज मैंने निकाल दिया, दिस साइड इज योर ए एंड दिस साइड इज l/2, सो हाइपोटेन्यूज विल बी a² प्लस l/2 होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं l/2 डिवाइडेड बाय अंडर द रूट ऑफ a² प्लस l/2 होल स्क्वायर। ये आपकी साइन फाई की वैल्यू आ जाती है, और अगर हम ये साइन फाई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें तो आपकी एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगी। ये एक्सप्रेशन बन जाएगी μ0I/4πa, और मैं इसको चेंज कर रही हूँ, साइन फाई को यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन ये 2 and 2 आपका कैंसिल होता है। नीचे भी अगर आप एलसीएम लेंगे सो द एक्सप्रेशन विल कम आउट एज अंडर द रूट ऑफ 4πa² प्लस l²। ये मैंने इसको ओपन अप करके सॉल्व कर दिया। ये आप लेंगे तो 4 आएगा नीचे विच इज़ 4a², तो यहाँ 4a² कर दिया, एंड ऊपर वाला जो डिनोमिनेटर था यानी कॉमन जो कैंसिल होकर बाहर आएगा वो हमने इसे कैंसिल कर दिया। तो ये 2 फैक्टर यहाँ पर भी था, तो ये कैंसिल करके हमारे पास ये एक्सप्रेशन आती है विच इज़ योर फाइनल एक्सप्रेशन इन द थर्ड केस। नाउ लेट अस सी सम न्यूमेरिकल्स। नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। An element delta L is equal to delta x I cap is placed at an origin and carries a large current I is equal to 10 ampere. What is the magnetic field on the y axis at a distance of 0.5 मीटर। यानी हमें एक छोटा सा ये करंट एलिमेंट दे रखा था, और लेकिन इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, वो 10 एम्पियर का दिया हुआ है, और इस लेंथ एलिमेंट का जो डायमेंशन है वो आपको दे रखी है, यानी लेंथ दे रखी है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, वो कितना दे रखा है 1 सेंटीमीटर। और कहा है कि वाई एक्सिस में ये कहाँ लाई कर रहा है, ये एक्स के अलोंग लाई कर रहा है। वो कैसे पता चला हमें, क्योंकि डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, इसका मतलब जो लेंथ एलिमेंट है वो आई डायरेक्शन में लाई कर रहा है, तो हमने इसे एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर लिया कि वो एक्स एक्सिस पर प्लेस्ड है, और हमें वाई डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पर 0.5 डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। तो वी विल यूज़ दी बायट-सैवर्ट लॉ, और बायट-सैवर्ट लॉ का फॉर्मूला होता है डी बी इज इक्वल टू, सबसे पहला तो फॉर्मूला ही लिख लें और देखिए हमें क्या क्या मिला हुआ है उसमें, आई डी एल साइन ऑफ थीटा बाई आर स्क्वायर। सबसे पहली चीज़ थीटा कितना हो गया है, वो आपके पास 90 डिग्री हो गया है। क्यों, क्योंकि वाई जो है एक्स के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ तो 90 डिग्री हो गया, तो हमारे पास जो जो चीज़ें हैं थीटा 90, आई आपको गिवन है 10 एम्पियर, आर जो डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस भी आपको मेंशन है यहाँ पर, दैट इज़ 0.5, तो आर जो है वो 0.5 वो भी हमें मेंशन है। तो और डी एल एलिमेंट जो है जिसको हम डेल्टा एक्स बोल रहे हैं वो भी हमें पता है, तो डेल्टा एक्स भी आपको 1 सेंटीमीटर, अगर आप चाहें तो मीटर में कन्वर्ट करें इसे यहीं पर, दैट इज़ 10⁻² मीटर में कन्वर्ट कर लिया। एंड व्हेन यू विल प्लेस ऑल द वैल्यूज़ बैक इन द इक्वेशन यू विल गेट 4 × 10⁻8 टेस्ला। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि क्या इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए हमें ये तो नहीं पता बताया उसने कि वो -x डायरेक्शन में या +x डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये प्लस डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप ही दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, तो हम इसे प्लस ही कंसिडर करके चलेंगे, तो आपका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो z डायरेक्शन में होगा, क्योंकि i और j दो डायरेक्शन हमें देखिए कि i पर तो आपकी कंडक्टर लाई कर रहा था और y पॉइंट पे हमें यानी j पॉइंट पे हमें निकालना था। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो dl क्रॉस r होता है, तो यानी कि आपके पास डायरेक्शन आएगी x x i कैप इंटू वाई जे कैप, ये लेते हैं हम। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन आप इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इम्प्लाइज आई कैप क्रॉस जे कैप एंड दैट विल गिव यू के कैप। तो जो आपके अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो तो एक्स वाई जे के कैप, नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं, यहाँ एक्स की जगह आप डेल्टा एक्स लिख सकते हो, तो डेल्टा एक्स वाई के कैप। तो मेन हमारा के कैप इंपॉर्टेंट था, तो आप ये नहीं भी लिखेंगे और सिंपली ये लिख देंगे कि द डायरेक्शन बिकॉज वी आर फाइंडिंग आउट एट वाई एक्सिस, सो द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी in k direction. So that's enough. Let us see the next question. Use Biot-Savart law to obtain an expression for the magnetic field at the center of the coil bent in the form of square of side 2a carrying a current I. देखिए गिवन हमें सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, आपको ये साइड दे रखी है 2a और कहा है कि एक ही वायर थी उसको बेंड करके हमने एक स्क्वायर बना दिया है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है I। अब ये एक तरीके से लग रहा है कि ये एक स्ट्रेट फाइनाइट कंडक्टर की तरह है, जो स्ट्रेट वायर वाला कंडक्टर हमने ले रहे थे एक्सप्रेशन, और उसका मैं एक्सप्रेशन पहले लिखती हूँ कि उसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे μ0I/4πa एंड साइन ऑफ φ1
प्लस साइन ऑफ फाई ऑफ 2, ये फॉर्मूला था स्ट्रेट वायर के लिए। अब यहाँ जो स्ट्रेट वायर हमारे पास है वो एक फाइनाइट लेंथ की है और वो भी एक स्क्वायर की है, और स्क्वायर के सेंटर पे हमें जो है मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, एक्सप्रेशन एट दी सेंटर। तो हमें जो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है वो सेंटर ऑफ द कॉइल पर निकालनी है, तो यहाँ पर हमें निकालनी है। तो अब ये जो है डायगनल हो जाते हैं स्क्वायर के, तो ये कितना एंगल बनाएंगे ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर, 45 ऑन दिस साइड एंड 45 ऑन दिस साइड। ये मैथमेटिकल है, ये हमें पता होना चाहिए कि 45 एंगल बनेगा। सेम ऐसे ही आप चाहें तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये पूरा डिस्टेंस अगर 2a है तो हाफ डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी योर a। तो अब हमें ये डिस्टेंस भी पता है, ये दोनों एंगल्स भी पता है, जस्ट हमें वैल्यूज़ पुट करनी है, यानी फाई 1 फाई 2 हमें मालूम है। तो हम कह सकते हैं फाई 1 इज इक्वल टू फाई ऑफ 2 इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आप प्लेस कीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना आ गया, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, और साइन 45 एंड साइन 45, और उसका भी हम 2 साइन 45 हम यहाँ प्लेस कर लेते हैं, विच विल गिव यू 2/√2 एंड विल कैलकुलेट दिस आउट एंड विल गेट, बट ये निकलेगा सिर्फ एक साइड की वायर के लिए, जो हमने एक साइड की वायर ली उसके लिए, बट आपके पास तो 4 हैं टोटल, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद 4। तो हम इसे यहाँ पे सॉल्व करके लिख देते हैं, आंसर एक के लिए आया √2 म्यू नॉट आई बाय 4 पाई ए, लेकिन अगर आप टोटल बी निकालोगे, बी नेट, that will be equal to 4 times b1 and give you an answer √2 mu naught I by pi a. So that will be your final answer for this circuit. Now let us look at this next question. A current of 1 ampere is flowing in the sides of the equilateral triangle. तो हम एक equilateral triangle दिया है, that means angle तीनों तरफ कितना है, 60 है, of side 4.5 into 10⁻⁻2 meter. Find the magnetic field at the centroid of the triangle. ट्राइंगल के सेंट्रॉइड में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो फॉर्मूला वही है हमें लेना है, लेकिन सेंट्रॉइड पॉइंट पे बोला है, तो यानी ये डिस्टेंस जो होगा कंडक्टर की इस साइड को अगर हम ले लें तो सेंट्रॉइड का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है a। तो आप चाहें तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे अभी हम, क्योंकि हमें ये चाहिए a, यहाँ एक्सप्रेशन में हमें चाहिए करंट I गिवन है, कितना करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर है, तो I हमें मालूम है, a हमें मालूम है, फाई 1 और फाई 2 भी मालूम है, बिकॉज ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये अगर ये वाला एंगल 30 होता है, ये 90 होता है, दिस वुड बी 60, तो ये फाई 1 और इस तरफ वाला एंगल भी फाई ऑफ 2, ये दोनों कितने आ जाते हैं हमारे पास, फाई 1 और फाई ऑफ 2 आपके पास 60 हो गए हैं, ये हमें पता चल गया है। अब हम सबसे पहले a फाइंड आउट करने के लिए काम करते हैं, तो a के लिए हम क्या लेते हैं, हम टेंजेंट ऑफ 60 ले लेते हैं। तो टेंजेंट ऑफ 60 शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज दिस साइड अपॉन बेस इज दिस साइड, दिस परपेंडिकुलर, ये टोटल लेंथ अगर l है तो हाफ लेंथ कितना हो गया, l/2, सो दिस साइड इज l/2, तो हम लिख देते हैं यहाँ l/2 एंड a डिस्टेंस, बेस हो गया हमारा a डिस्टेंस, तो a को इधर ले जाएं क्योंकि हमें a अननोन है, तो आपके पास आ जाएगा l/2 टेंजेंट ऑफ 60। तो टेंजेंट 60 की वैल्यू प्लेस करते हैं एंड l की वैल्यू, l भी हमें गिवन है, l साइड में 4.5 इंटू 10⁻2 गिवन था, वो सब वैल्यूज़ हमने यहाँ पे a की पुट की एंड योर आंसर विल बी 4.5 इंटू 10⁻2 और नीचे हम पुट कर दें 2√3। ये हमने सिर्फ वैल्यूज़ प्लेस की हैं a के लिए और ये a आ गया हमारा। नाउ वी हैव टू प्लेस इट बैक इन द इक्वेशन। यहाँ 2 ऑफ साइन ऑफ 60 होगा जो हम पुट कर सकते हैं, √3/2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो b जो है मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ जाएगा। मैं सिर्फ वैल्यू प्लेस करती हूँ, देन आई विल राइट डाउन आंसर डायरेक्टली, इंटू 10⁻⁻7 इंटू 1 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाय आपके पास आता है 4 पाई, तो एज इट इज़ रहेगा, एंड 4.5 इंटू 10⁻⁻2 और यहाँ पर 2 इंटू साइन ऑफ 60। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, यहाँ पे दोनों सेम थे तो इसलिए 2 इंटू साइन ऑफ 60 आ गया। आई की वैल्यू आपको 1 गिवन है और जो ए है ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, तो मैंने यहाँ पे प्लेस किया तो ये 2√3 ऊपर चला जाएगा और बाकी सब तो कांस्टेंट से हैं, वो हमें मालूम ही है। और 3 क्यों किया है मैंने यहाँ पे, 3 इसलिए किया क्योंकि हमें एक साइड के लिए नहीं निकालना है, हमें तीनों के लिए निकालना है। तो ये जो निकल रहा है ये नेट है, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। तो आप जब इसे सॉल्व करते हैं यू विल गेट आंसर 4 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। दिस इज़ योर फाइनल नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड पॉइंट। Now let us look at this question. A closed circuit is in the form of a regular hexagon of side A. If the current carries
सॉरी द सर्किट कैरीज अ करंट आई। तो इस रेगुलर हेक्सागन आपको दिया हुआ है और कहा है कि एक साइड जो है वो उसकी ए है, तो मैं सपोज एक साइड इसकी ए कंसीडर कर लेते हैं और इसके अंदर थ्रू आउट हर पार्ट में जो है करंट क्या फ्लो कर रहा है, करंट आई फ्लो कर रहा है। आपको निकालना है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड इज सेम थिंग एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, और सेंटर पे यानी सेंटर पॉइंट ओ पे आपको इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अगर ओ पे निकालनी है तो सबसे पहले तो हमें ये वाला साइड चाहिए, ये चाहिए, लेट अस कॉल इट एज ए। अच्छा ए तो हमने दे दिया है तो ए डैश कह देते हैं इसको। अब ये ए डैश है तो ये साइड कितना हो गया, पूरा अगर ए था तो दिस विल बी योर ए बाई 2, ठीक है। एंड अगर ये साइड ए होती है तो आपको पता है डायगनल भी परपेंडिकुलर ये साइड भी आपका ए ही होता है। रेगुलर हेक्सागन की अगर हम बात करें तो डायगनल जो होता है वो साइड के डायगनल का हाफ वो एक साइड का ही डायमेंशन के इक्वल होता है। तो ये ए है, ये ए बाई 2 हो गया, ये ए डैश हमें फाइंड करना है। तो ए डैश तो हम सिंपल मैथमेटिक्स से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो होना क्या चाहिए, दिस ए शुड बी इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो ए बाई 2 होल स्क्वायर प्लस ए डैश स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर। सो बट यू नीड टू फाइंड आउट ए डैश, दैट विल बी इक्वल टू योर ए स्क्वायर माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर, और आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यूल गेट √3/2a। तो ये तो हमारे पास ए डैश की वैल्यू आ गई। अब ए मिल गया है हमें, करंट आई दे रखा था, सॉरी इक्वेशन में ए मिल गया है, करंट आई दे रखा था। अब साइन φ1 एंड φ2 ढूंढते हैं। तो φ1 एंड φ2 वी नो दैट दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, रेगुलर हेक्सागन की प्रॉपर्टी है ये 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होता है। अगर ये 60 होगा तो ये हाफ कितना है, ये 30 और ये भी 30। तो इसका मतलब φ1 और φ2 इक्वल हैं एंड कितने हैं, 30 हैं। φ1 एंड φ2 विल बी 30। सो हम यहाँ पर बस ये वैल्यू पुट कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है μ0I/4πa डैश, और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ साइन ऑफ 30 आ जाएगा। तो आप वैल्यूज़ प्लेस करेंगे एंड जो भी आप लिखेंगे। अच्छा ये निकला एक वायर के लिए। अगेन अगर आपको 6 पूरे रेगुलर हेक्सागन के लिए निकालना है तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नेट आंसर आता है 6b बोल देती हूँ मैं, इससे हमने मल्टीप्लाई किया है, b1 कह देते हैं इसे, एक वायर के लिए था तो b1। सो फाइनल जो आपका आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 3 μ0I/πa। दिस यू कैन कन्फर्म आफ्टर कैलकुलेशन। सो बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो मैं ब्रीफली लेने की कोशिश करती हूँ कि आपको हिंट पता चल जाए, फाइनल कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो क्रॉस चेक कीजिए, ये जो टॉपिक था इसके अब तक बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन CBSE में कवर होते हैं। बाकी ये कॉम्पिटिशन में भी आते हैं रेगुलर हेक्सागन के लिए, या वायर को बेंड कर दिया है ट्राइंगल में, स्क्वायर में। तो मैंने तीनों केसेस ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप थे लेकिन लेने की कोशिश की कि आपको समझ आ सके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सर्कुलर लूप लेंगे, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे सर्कुलर लूप के लिए। थैंक यू।